नमस्कार, स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में। और आपके सामने मैं हूं वैशाली चौधरी एक और मुद्दे के साथ। और इस बार का मुद्दा है किसानों का मुद्दा, किसानों की समस्याओं का मुद्दा। और किसानों की समस्याओं को मेरे ख्याल से योगेंद्र यादव यानी स्वराज इंडिया के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगेंद्र यादव से बेहतर और कौन समझ सकता है। वो मुख्यमंत्री से मिले हैं हाल ही में, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद क्या कुछ आश्वासन उनसे मिला है, इन तमाम बातों के साथ हम आ पहुँचे हैं योगेंद्र यादव जी के पास। और उनसे हम जानेंगे कि उन्होंने जो मसले उनके सामने रखे उनका क्या कुछ निकला। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। योगेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप मुख्यमंत्री से मिलकर आए हैं। मुख्यमंत्री से मिलने का आपका मकसद क्या था, और जिस मकसद के साथ आप मिले हैं क्या वो फुलफिल हुआ? दिल्ली में बैठ के बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं जी। आप भी कह देते हो दाना दाना किसान का खरीदेंगे, लेकिन कैसे होगा, ये प्रश्न उठाने आए थे। अच्छा। दूसरा, जो किसान को इतना अभी बारिश की वजह से खराब हुई फसल, बहुत इलाकों में हमारे यहाँ पे फसल खराब हुई है, सरकार कह देती है मुआवजा बीमा। अब सच बात ये है कि ज़्यादातर किसान को तो पता भी नहीं है कि उनका बीमा हुआ। सरकार की तरफ से जो पक्ष आता है उसमें तो ये कहा जाता है कि किसान बड़े खुश हैं, मुआवजा उनका ये दावा है कि ऐसा मुआवजा तो उनको इससे पहले किसी सरकार की ओर से नहीं मिला है। किसान कितने खुश हैं वो तो अगले साल किसान इनको बता देंगे। अपनी राय मैं आपको बता दूं, जी। दुर्भाग्य इस वक्त हरियाणा के किसान का ये है कि देश के इतिहास में सबसे किसान विरोधी सरकार दिल्ली में बैठी हुई है, जी। और प्रदेश के इतिहास की सबसे किसान विरोधी सरकार इस टाइम चंडीगढ़ में बैठी है। तो डबल मार है, करेला और नीम चढ़ा, इस टाइम ये स्थिति है। पिछले साल इन्होंने जो किया था, पिछले साल बाजरे का रेट सरकार ने घोषित किया था 1425। जी। मैंने 2 महीना पहले पदयात्रा की, रेवाड़ी ज़िले में 200 किलोमीटर पैदल चले। जी, जी, बिल्कुल। मुझे एक किसान नहीं मिला जिसने कहा हो कि उसको 1425 रुपये मिले। 1100 रुपये पे सारे किसान ने बेच दिया। तो हकीकत ये है कि ये घोषणाएं हो जाती हैं, हम लोग अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, हम कहते हैं भाई किसान को तो मिल गया, मिला कुछ नहीं। इस बार यही है, इस बार सरकार ने घोषणा तो यानी की है। जो किसान कह रहे हैं, कई बार किसानों की भी बातें सामने आती हैं, तो क्या हम ये समझें कि वो किसान झूठ बोल रहे हैं? है ना, किसान नहीं, आप किसान से पूछिए, वो वाले किसान नहीं जो मोदी जी सेलेक्ट करके जिनसे टीवी पे बात करते हैं, वो तो सेलेक्टेड किसान है और उसकी तो सच्चाई सामने आ गई, और बेचारे जिसने सच्चाई सामने की उसकी भी हालत ख़राब हो गई। लेकिन आप हरियाणा के किसी गांव में जाके 5 किसानों से बात कर लीजिए, बिना सरपंच से पूछे। अच्छा। और आपको जो बताएंगे वो सच होगा, बिल्कुल किसान जो बोल रहे हैं सच होगा, उसके हिसाब से रहता है। मतलब इस मीटिंग से आपको क्या लग रहा है कि आश्वासन? अच्छा। उन्होंने कहा नहीं, हमारे अंत में उन्होंने कहा हमारी सरकार साधारण किसान के लिए बड़ा अच्छा से काम करती है, आप देखना। मैंने कहा ठीक है जी, देख लेंगे। अच्छा। अगर मंडी में 1950 मिला तो मैं धन्यवाद करने आऊँगा आपका। अच्छा। और अगर नहीं मिला तो मंडी बंद करवा देंगे। इस बिंदु पे बात खत्म हुई। अच्छा। तो अब आप देख लीजिए क्या होगा, और आपके दर्शक देख ले, जो दर्शक देख रहे हैं, अगर उनको जाएं, किसान जाए। मोदी जी ने क्या मुंह से कहा था, सरकार 1950 रुपया बाजरे के लिए देगी, 1750 रुपया धान का, और कहा था कि एक एक किसान को मिलेगा। तो ज़्यादा नहीं, बस 1 अक्टूबर को इम्तिहान हो जाएगा। आपके दर्शक 1 अक्टूबर सोमवार को जाएं, जिसको 1950 मिल जाए वो मुख्यमंत्री का धन्यवाद करें। अच्छा। और इनकी पार्टी को ढूंढ के इनको वोट जरूर डालें। जी। जिसको ना मिले वो देख ले चंडीगढ़ आके मिल सके। तो दिक्कत यही है, बार बार किसान के साथ धोखा होता है। ये पहली सरकार नहीं है, सब सरकारों ने किया है। पिछले 70 साल से इस देश का यही निजाम है। किसान को इन्होंने अच्छे खासे स्वस्थ किसान को अस्पताल में डाल दिया, सब सरकारों ने। और इस सरकार की उपलब्धि ये है कि अस्पताल से उठा के आईसीयू के अंदर डाल दिया उन्होंने। जी। ये स्थिति हो गई है किसान की। तो यानी जो फसल बीमा योजना अगर बात करूं, या भावांतर किसान योजना जो है, उसकी मतलब इन 2 योजनाओं की बात करूं, और जिसके लिए दावे किए जाते हैं कि ये बहुत अच्छी योजना है और इससे किसानों का भला होगा, हो रहा है और होगा, तो ये दोनों ही योजनाओं को क्या आप कह रहे हैं कि ये योजनाएं धरातल पर या ज़मीनी स्तर पर किसानों का फ़ायदा नहीं करेगी? दोनों योजनाओं का विचार सही है। ठीक है। दोनों योजनाएं जिस तरह से ये लाए हैं उससे किसान का नुकसान होगा।
भावांतर योजना का विचार योजना सही है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो योजना का विचार सही है, लेकिन योजना को जिस तरह से इन्होंने डिजाइन बनाया कागज पे वो इतना खराब है कि किसान का नुकसान होगा। योजना भावांतर का विचार क्या है? भावांतर योजना कहती है कि भाई चलो हम सरकार खुद नहीं खरीदेगी, आप बेच दो व्यापारी को, हमें पर्ची दिखा दो, हमारा रेट 1950 है, आप जितना कमी बेशी होगी हम पूरा कर देंगे। अच्छी बात है, चलो कर लो। लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं है। किसान को एक्चुअली किसान की पर्ची नहीं देखी जाएगी, इसका एक मॉडल रेट देखा जाएगा। मॉडल रेट कहाँ से आएगा? वो कुछ लोग चंडीगढ़ के एसी रूम में बैठ के 4 जगह पे कंप्यूटर देख के मॉडल रेट डिसाइड करेंगे। और यही मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश का किसान लुट गया। किसान ने बेची अपनी सोयाबीन वहाँ 2200 रुपये में, मॉडल रेट निकला 2700 रुपया। किसान ने कहा मुझे 2700 मिला नहीं। वो कह रहे नहीं, आपका एवरेज रेट यही है। ये हुआ, और ठीक यही प्रयोग दोबारा हरियाणा में दोहराया जा रहा है। फसल बीमा योजना अच्छा विचार है, बिल्कुल किसान का बीमा होना चाहिए, फसल का बीमा होना चाहिए, लेकिन बीमा का मतलब क्या? दुनिया के किसी भी बीमे की पहली बात तो होती है ना, मेरे से आके कोई पूछता है बहन जी बीमा करवाना है आपने, ये फ़ायदे हैं। किसान से कोई पूछता नहीं है, कट जाता है। मतलब आपके मुताबिक बिना उनसे पूछे ही उनके लिए क्या फ़ायदेमंद होगा, वो उनसे बिना सलाह मशविरा किए ही खुद ही ये तय कर लिया जाता है कि ये फायदेमंद। ये मेरा आरोप नहीं है, ये पॉलिसी में लिखा हुआ है। कंपल्सरी इंश्योरेंस। जिसके पास केसीसी है वो जैसे ही अपना लोन रिन्यू करने जाता है उसका 700, 1200, 1400 रुपया कट जाता है कंपल्सरी। उसे पता भी नहीं है कि उसका इंश्योरेंस हो गया है। लेते वक्त फसल बीमा योजना आधा काम बहुत अच्छा करती है। किसान से प्रीमियम लेते समय बहुत अच्छी योजना है, हमेशा किसान से ले लेते हैं। एक ही किसान का 2 बैंक में अगर लोन है तो उससे 2 बार एक ही चीज़ का प्रीमियम ले लेते हैं। ठीक है। समस्या आधी बाकी शुरू होती है जब देने का टाइम आता है। आपने सुनी होगी ना वो गाय कि एक भाई को मिल गई गाय का मुंह और एक भाई को मिल गया पीछे वाला हिस्सा। तो ये वाली स्थिति है। आधी योजना बड़ा अच्छा काम करती है जब किसान से पैसा लेने का होता है। जब देने का टाइम होता है तो कहते हैं कि अरे आपने तो 24 घंटे में हमें इन्फॉर्म नहीं किया, आपका ये फॉर्म ठीक नहीं है, ये क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। अब किसान कहाँ से करवाए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट? इस वक्त यही खेल हरियाणा में हो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा आपकी फसल बीमा योजना की परीक्षा है ये, और अगर ये सब तकनीकियों में किसान को उलझाओगे तो उससे तो पंजाब ज़्यादा अच्छा है। पंजाब ने हाथ जोड़ दिए, कहा कि हमें फसल बीमा योजना नहीं चाहिए, आप अपने पास रख लो। हरियाणा भी ये काम कर ले, सीधा उतना पैसा किसान को दे दो कम से कम। ये फसल बीमा योजना जिस तरह से चल रही है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बीमा कंपनियों के फ़ायदे के लिए चल रही है। पिछले साल देश में प्राइवेट कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपया कमाया इस फसल बीमा योजना से। किसान ने नहीं, इतना पैसा किसान को दे देते। जो ज़मीन अधिग्रहण का जो मुद्दा है, वो मसला है, वो भी काफ़ी अहम मसला है क्योंकि उससे भी कहीं ना कहीं किसान प्रभावित हो रहे हैं। तो क्या ये भी एक मुद्दा था जब आप मुख्यमंत्री से मिले और जब आपने बातें रखी, या फिर आप ये सोच रहे हैं कि इसको लेकर भी आप सीएम के पास जाएंगे और इस मुद्दे को भी आप कहीं ना कहीं जो उनकी परेशानियाँ पेश आ रही हैं उनको आप सुलझाने की कोशिश करेंगे सीएम के पास? बाकायदा ये मुद्दा था। हम एक और प्रतिनिधि लेके गए थे रेजोल्यूशन जो इसके बारे में था, प्रतिवेदन। देखिए सन 2013 में एक नया कानून बना भूमि अधिग्रहण का। 120 साल तक इस देश के किसान पे अंग्रेजों का कानून चला जो जमीन छीनने का कानून था। 2013 में नया कानून बना। कानून में सिंपल बात थी कि चलो किसान से पूछ लेंगे जमीन लेने से पहले, और उसको जो चल रहा है सर्कल रेट है उससे 4 गुना कम से कम देंगे। बिल्कुल। मोदी सरकार आई, क्या काम किया? पहला काम इस सरकार ने किया कि उस कानून को किसी ना किसी तरह से रद्द करो। एक नहीं 4 बार कोशिश की। वो राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी इनकी, इसलिए नहीं हो सका, वहाँ नहीं हुआ। तो अब राज्य सरकारों के जरिए बैकडोर से ये इसको करवा रहे हैं। तमिलनाडु ने किया, राजस्थान ने किया और हरियाणा ने किया। इस लॉ में अमेंडमेंट कर दिया, राष्ट्रपति से सिग्नेचर हो गए और हरियाणा के लिए बदल गया। क्या हुआ कानून? पहले था कि किसान को 4 गुना दाम मिलेगा। हरियाणा सरकार ने उसको 3.5 साल तक अटकाया। हम रिप्रेजेंटेशन लिख के थक गए। हरियाणा में केवल 2 गुना था। हमने कहा ये आप क्या कर रहे हो, 4 गुना तक का है। हरियाणा सरकार ने 3 साल 3.5 साल तक लटकाया, उसके बाद उन्होंने उसे बदला। दूसरा, इन्होंने एक नई चीज़ की, डी नोटिफिकेशन। डी नोटिफिकेशन क्या? कि जिस ज़मीन की हमें ज़रूरत नहीं वो हम किसान को वापस कर देंगे। चलो अच्छी बात है भाई, वापस कर दो। ठीक है। कैसे करेंगे? किसान से पैसा वापस मांगेंगे और उससे ब्याज मांगेंगे।
अब आप मजे की बात देखिए, अधिग्रहण का मतलब क्या? सरकार कहती है कि तुम्हारी जमीन की मुझे जरूरत है, सार्वजनिक हित में है, तुम मानो ना मानो मुझे जरूरत लेनी है, जमीन लेनी है, और मैं बताऊंगा, लेने वाला बताएगा कि दाम कितना देना है जी। ले ली मैंने जमीन, 4 साल बाद 8 साल बाद मैं कहता हूँ नहीं एक्चुअली ना मेरे को जरूरत थी नहीं, मैंने वैसे ही ले ली, तुम वापस ले लो, मेरा पैसा वापस लाओ और ब्याज मुझे दो। कहाँ का नियम है ये? इन्होंने किया सरसा में और यमुनानगर में। सरसा में सरकार ने 2011 में अधिग्रहण किया, 7 साल बाद किसान बेचारे गए हाई कोर्ट में, उन्होंने अपना दाम बढ़वा लिया, ज़्यादा बढ़ गया। सरकार, उद्योगपति का दाम बढ़ जाए सरकार को दिक्कत नहीं, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है सरकार को दिक्कत नहीं, किसान बेचारे का मुआवजा बढ़ गया, मिर्ची लग गई सरकार को। हाई कोर्ट में किसान गए, हाई कोर्ट ने मुआवजा बढ़ा दिया, किसानों ने कहा लेकिन सरकार दे नहीं रही है, हाई कोर्ट ने 31 अगस्त की लिमिट तय की, तब तक दो। सरकार ने क्या किया? मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने कहा ये जमीन हम डी नोटिफाई करते हैं, हाँ। छोड़ दी जमीन। यानी कि जब जमीन के दाम बढ़ रहे थे तब उन्होंने जमीन, तब आप जमीन लो, और अब जमीन का क्योंकि ग्राहक नहीं मिल रहा हुडा को, तो आप छोड़ नहीं दो, उसकी झोली में जबरदस्ती डालो और उसको कहो कि तो पैसा वापस ला और ब्याज वापस ला। कहाँ से लाएगा वो किसान ब्याज? ये किस तरह की सरकार? हमने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये तो न्याय है क्या? उन्होंने कहा कि इसके अंदर बड़े बड़े खेल हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं। मैंने कहा हाँ, उन भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। वाड्रा के ऊपर केस करते हुए आपको 4 साल लग गए, पहले क्यों नहीं किया? किसान का क्या दोष है जिसकी गई जमीन? उस बेचारे के साथ क्या खेल कर रहे हो आप लोग? तो ये सारा का सारा निजाम किसान विरोधी है। व्यापारी का दर्द इन्हें समझ आ जाता है, रात 11 बजे जीएसटी के रेट बदल जाते हैं। किसान का दर्द इन्हें समझ ही नहीं आता। समझाओ, बड़ी मीठी मीठी बात करते हैं, बात शराफत से की, मैं नहीं कहूँगा बात उन्होंने बदतमीजी नहीं की मुख्यमंत्री ने, लेकिन कहने को तो कुछ हो भाई, मीठी मीठी बातों का क्या करूँगा? आप कुछ करने को तो तैयार हो। तो अधिग्रहण के सवाल पे कोई ऐसा जवाब नहीं जिससे कि अगर वो कहते नहीं भाई ऐसा नहीं होने देंगे, किसान को कम से कम इतना तो कहना चाहिए था कि ना यार किसान से ब्याज थोड़ी लेंगे हम। कैसे कर सकते हैं? मैंने जबरदस्ती आपकी चीज़ ली और अब मैं जबरदस्ती आपसे कह रहा हूँ कि तुम्हें वापस भी दूंगा जबरदस्ती, और तुम्हें ब्याज भी देना पड़ेगा। क्या मजाक है ये? जी बिल्कुल। तो रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और बातें, कुछ और मसले योगेंद्र यादव जी के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है स्पॉटलाइट हरियाणा में। बात हो रही है किसानों की समस्याओं, किसानों के लिए जो सरकार की तरफ से वादे किए जाते हैं, वो वादे और उनकी सच्चाई की, यानी ज़मीनी धरातल, मतलब धरातल पर वो कितने सच्चे हैं वादे, उस पर बात हो रही है योगेंद्र यादव जी के साथ। जो बाजरे के किसानों का मुद्दा है वो भी काफ़ी अहम है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं, बाजरे के जो किसान हैं वो, उनकी शिकायत भी सामने आ रही है। तो उस मसले पर अब क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से देखते हैं आप इस समस्या को? बाजरा हरियाणा के एक छोटे इलाके का पैदावार है, शुरू होता है इधर अपना थोड़ा सा सरसा हिसार का बहुत छोटा सा राजस्थान से जुड़ता हुआ हिस्सा है। अब 2 दिक्कत है। एक तो ये कि हर साल सरकार घोषणा कर देती है, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य ये है, खरीदने में सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है। हर बार का खेल है, पहली बार का नहीं। पिछली बार भी हमने किया था, देखा था, यही हुआ। इस साल एक और मार हो गई है, खड़ी फसल के ऊपर बारिश हो गई। बिल्कुल, खड़ी फसल पे, और कई ने तो काट के खेत में रखी हुई थी। अब कटी हुई फसल, उसके ऊपर पानी पड़ जाए, आप समझिए किसान के लिए कैसी स्थिति होती है। बिल्कुल सही, वो हो गई है। अब उसमें बीमा कंपनी कहेगी कि आपने 24 घंटे में हमें सूचना नहीं दी, इसलिए आपका रिजेक्ट क्लेम। उनके अपने नियम कानून। और जिस बेचारे का फसल बीमा नहीं है, क्योंकि अगर केसीसी नहीं है तो फसल बीमा नहीं है, जिसका वो नहीं है वो राज्य सरकार के पास मुआवजा मांगने जाएगा। राज्य सरकार कहेगी हमारी मुआवजे की कंडीशन के अंदर ये आता ही नहीं है। या राज्य सरकार कहेगी आपकी पंचायत के 33% किसानों का तो ये नहीं हुआ, आपका हुआ, मैं क्या करूं? रियलिटी है, ये कंडीशन है। जिस गांव में पंचायत में आप हैं वहाँ के 1/3 किसानों का अगर नुकसान नहीं हुआ तो आपका नुकसान माना नहीं जाएगा। जैसे मैंने कहा, मेरे घर में आग लग गई, लेकिन क्योंकि मेरे मोहल्ले के बाकी 1/3 घरों में आग नहीं लगी, इसलिए मुझे बीमा नहीं मिलेगा। ये स्थिति है, इस तरह के नियम है सरकार के।
जब तक इन्हें बदला नहीं जाएगा, चंडीगढ़ में आके जितना मर्जी भोंपू बजा लो, भोंपू का शहर है, आराम से बच जाता है, लेकिन वो किसान को क्या मिलेगा? तो हमने यही कहा कि बाजरे के किसान की समस्या है, और बाजरा इस प्रदेश में कौन उगाता है? जो सबसे गरीब किसान है। सही बात। देखिए बाकी जो जीरी और गेहूँ करता है वो थोड़ा सा बेहतर किसान है, बाजरे वाला किसान सबसे दबा हुआ किसान इस इलाके का है, और शायद सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत उन्हें ही, सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। सिंचाई वहाँ सबसे कम है, इसीलिए बाजरा उगाता है। और उस किसान के साथ ये अवस्था हो रही है। ये बात बार बार हम कह चुके हैं। बाजरे की तो एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, वो तो समाज की ट्रेजेडी है। बाजरा दरअसल सबसे पौष्टिक खाना है। मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे दादा तक का स्वाभाविक खाना हमारा तो सारा 2 टाइम का बाजरा ही था। एक कम से कम साल के 6 महीने तो बाजरा खाते थे। सबसे पौष्टिक खाना है आयरन की दृष्टि से, विटामिन की दृष्टि से। और जब से बाजरा छोड़ के लोगों ने गेहूं खाना शुरू किया है, तब से एलर्जी शुरू हुई, ग्लूटेन एलर्जी शुरू हुई है हमारे यहाँ पे। तो सेहत इससे ख़राब होती है बाजरा छोड़ने से। बाजरा कम पानी में होता है, प्रदेश का पानी बचाता है, और वही समाज की सेवा करने वाला ये जो किसान है उसी को आर्थिक मार भी पड़ती है। तो कोई तो तरीका इसका करें। ये बात कहने के लिए काफ़ी समय से हम बात कह रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि आपकी लगातार इस तरह की कोशिश का कुछ फ़ायदा हुआ है? आप लगातार एक फ़ायदा तो हुआ है जी। प्रधानमंत्री ने एमएसपी कहना सीख लिया। इससे पहले प्रधानमंत्री के मुंह से एमएसपी शब्द ही नहीं निकलता था जी। और प्रधानमंत्री हर चौथे दिन किसान 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 बोलते हैं। तो मुंह तो इनका खुल गया, जेब अभी नहीं खुली है। अब इनकी जेब खुलवाने, किसान को एक ही चीज़ के लिए 5 बार संघर्ष करना पड़ता है। एक बार ये कहने के लिए कि मेरी कान खोलो, दूसरी बात कि हाथ मिला लो, तीसरी बार मुंह खोलो, चौथी बार जेब में हाथ डालो, 5वीं बार जेब से कुछ निकालो जी। तो अब ये चल रहा है। अब इस जहाँ तक आ गए, मोदी जी का मुंह तो खुल गया है, और मोदी जी का मुंह खुल जाता है तो इनके सब खट्टर और ये सब बोलने लग जाते हैं। सबका मुंह खुल जाता है एक साथ ही, एक ताले, तो एक चाबी से कई ताले खुल जाते हैं जी, जी। तो मुंह तो खुल गया है, अभी इनकी जेब नहीं खुली है, वो भी खुलवाएंगे। किसान की लड़ाई लंबी लड़ाई है, कोई रातों रात होगी नहीं, लेकिन हम भी कमर कस के आए हैं। और मैंने उन्हें बता दिया साहब कि अगर किसान को 1950 का रेट नहीं मिला बाजरे में और जीरे में 1750 जो बेसिक वैरायटी के लिए, तो हम तो मंडी चलने नहीं देंगे। या तो आप अपना वायदा पूरा करो, आपका वायदा था, हम कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे, हम तो केवल ये कह रहे हैं आपने अपने मुंह से जो बोला 1950 का रेट देंगे और एक एक दाना खरीदेंगे। तो हम तो असहयोग आंदोलन नहीं है, ये तो सहयोग आंदोलन है जी। हम तो प्रधानमंत्री का सहयोग कर रहे हैं कि उनका वायदा पूरा हो जाए जी। एक आखिरी सवाल जाते जाते, स्वराज इंडिया जो एक किसी मकसद के साथ आपने इसकी शुरुआत की, किसानों के अलावा ऐसे और भी एक कह सकते हैं प्रभावित हैं जिनकी तरफ भी आपका ध्यान गया होगा, तो आप अभी फ़िलहाल क्या सोचते हैं? क्या कुछ जो दूसरे इस तरह के प्रभावित वर्ग हैं उनके लिए भी आप कुछ करने की सोच रहे हैं? उनके समर्थन में भी क्या आप आवाज़ उठाएंगे अपनी स्वराज इंडिया, आपकी जो पार्टी है उसके? बाकायदा पार्टी है तो केवल एक वर्ग की तो हो नहीं सकती। संयोग से आज चूँकि हम किसान वाले सवाल पे देने आए थे, मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, तो आज अपनी बात सारी उस पर हुई। लेकिन हमारी साधारण बात है, किसान और जवान जी, ये 2 इस देश के सबसे बड़े मुद्दे हैं। और जवान से मतलब सिर्फ वो फौज वाला, सीमा वाला जवान नहीं, ये जो नौजवान है, हाँ। जिस गांव में चले जाइए दर्जनों बच्चे बैठे होते हैं, कोई काम नहीं है किसी के पास, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, शिक्षा के अवसर इतने ख़त्म हो रहे हैं। गाँव में जाइए, सरकारी स्कूल में पूछिए कितने बच्चे हैं, पे ही अभी बहुत सारा काम न्यूनतम, बिल्कुल न्यूनतम शिक्षा के अवसर और रोजगार के अवसर ये मिल जाए। हमारा बहुत काम इसके ऊपर है। पिछले कई साल से हमने युवा सवाल के ऊपर एक संगठन बनाया है, युवाओं को जोड़ा है, और हमारी कोशिश सिर्फ ये है, चुनाव आने वाला है, लोग पूछते हैं क्या करेंगे, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा ये करेंगे, हम चाहते हैं कि इस देश का चुनाव किसान और जवान के सवाल पे लड़ा जाए। क्योंकि अगर किसान और जवान के सवाल पे नहीं लड़ा जाएगा तो हिंदू और मुसलमान के सवाल पे लड़ा जाएगा। किसान और जवान के सवाल पे अगर चुनाव होता है, जो मर्जी पार्टी जीते, मेरी पार्टी ना जीते, जो जीते, देश 2 कदम आगे बढ़ेगा। और अगर हिंदू मुसलमान के झगड़े पे देश चुनाव करता है, चुनाव में वैसे हमारी पार्टी निश्चित करेगी इंटरवीन। हम 3 अक्टूबर को अपनी एक घोषणा करेंगे। जी। वो सामान्य घोषणा नहीं होगी जो पार्टियां करती हैं। पार्टियां सामान्यतः कहती हैं हम इतना टिकट देंगे, इसको देंगे।
हम अपने लिए एक अलग तरह की भूमिका देखते हैं, और वो अलग तरह की भूमिका क्या है जो पार्टी आमतौर पे करती नहीं है। क्या है, पार्टी बनती है, फिर उसके बाद अपना एक स्वार्थ का गिरोह बन जाता है कि अच्छा मेरे को दो, मैं सबसे महत्वपूर्ण, बाकी सब चोर, मैं ठीक हूँ इत्यादि। स्वराज इंडिया में हम अपने लिए भूमिका नहीं देखते। अच्छा। हम समझते हैं कि देश के लिए अगर कुछ बड़ा काम करना है तो कुछ लोगों को 2 कदम पीछे करने पड़ेंगे। और हम जब घर में सोचते हैं कि कोई घर में कहते हैं ना, कोई तो हो यार जो अपनी ना सोचे, परिवार की सोचे। स्वराज इंडिया एक पार्टी तो हो जो देश की सोचे, अपने बारे में थोड़ा कम सोचे। इस बारे में 3 अक्टूबर को हमें घोषणा करेंगे हमारी इस चुनाव में क्या भूमिका होगी। और मैं इतना कह सकता हूँ, इस चुनाव में टीम बीजेपी होगी, टीम कांग्रेस होगी, इनेलो होगी, सब कुछ होगा। एक टीम इंडिया भी हो, स्वराज इंडिया नहीं, टीम इंडिया बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हम आपकी अपने विचार और आपकी अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए, योगेंद्र यादव जी, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव, जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद किसानों के मसले पर जो भी उन्होंने बातें रखी, उनसे उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिला और कितना धरातल पर उनके आश्वासन उनको सही लगे, तमाम विचार अपने हमारे सामने रखे। उम्मीद है आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।